जी, सवाल ये है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है सिस्टम्स लिमिटेड जो 40 साल पुराना है। उनके पास एक सॉफ्टवेयर बनाने का तरीक़ाकार है या मेथोडोलॉजी है, एक्सपीरियंस लोग हैं और उनके पास ऐसे लोग हैं जो रिक्वायरमेंट को समझते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और एक हमारे पास 3 बच्चे हैं जो डीएचए सोफा से पास आउट हुए हैं और उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उसमें अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें गलती ना हो, प्रोफेशनलिज्म हो? कौन बना पाएगा आपके ख्याल में? कोई बताएगा सर सर को? जो प्रोफेशनल है वही बता पाएंगे। क्यों? क्यों? हाँ, बात सही है, क्यों? सर वो एक्सपीरियंस है उनको। हाँ, इसका मतलब और है एक्सपीरियंस तो एक अलग चीज है। यस, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उनको मालूम है कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर अम्मी सॉफ्टवेयर बिरयानी बनाती है तो अम्मी को मालूम है पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, चावल कब डालने हैं, पानी कब डालना है, ये करना है, तो उनको प्रोसेस पता है। एक्सपीरियंस से ही पता है ना उनको। तो वो जब भी बनाती है बिरयानी मज़ेदार होती है और उसमें जलती भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होती है। लेकिन कोई इनएक्सपीरियंस बहन बनाती है जिसको ज़्यादा नहीं पता, तो तुक्का लग गया तो अच्छी बन गई, तुक्का नहीं लगा तो तुम ही खाओ, तुमने ही बनाई है, कोई खा ही नहीं रहा है। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसी है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है, बनाने का तरीका नहीं पता, तो गलती के चांस हो जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल है तो हम इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख रहे हैं कि वो प्रोफेशनल करते क्या है, वो कैसे बनाते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्या करते हैं। हमने हमने ये देखना है कि सिस्टम्स लिमिटेड क्यों अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता है, क्यों। हम सीख लें। तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। ये थ्योरी नहीं है। ये करने से प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सर की? ठीक है यस सर। जी। तो हम यहाँ देखेंगे कि सिस्टम लिमिटेड क्या करेगा जिसकी वजह से उसका सॉफ्टवेयर अच्छा बनता है, वो हम भी सीखेंगे। ठीक है। फिर हम ये देख रहे हैं डेवलपमेंट टीम और मेंटेनेंस टीम ये अलग अलग होगी, ये किसी वजह से होगी। मेंटेनेंस टीम और डेवलपमेंट टीम सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम है तो क्या होगा, अब ये किसी को गलती हुई होगी या बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में अलग अलग होती हैं, तो हम देखेंगे भाई अलग क्यों होती है, देयर हैज टू बी अ रीजन। ये थ्योरी नहीं है, मैंने नहीं कह दिया कि भाई डेवलपमेंट टीम अलग होनी चाहिए और मेंटेनेंस अलग होगी, कोई रीजन है। इसका मतलब है जब जिसने बनाया नहीं है वो उसको ठीक करेगा, तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट इतना जबरदस्त होना चाहिए कि ठीक हो पाए। इसको यूं समझिए कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको कमरा बड़ा करना है और उसमें पिलर नहीं है, तो कैसे बड़ा होगा, दीवार तोड़ के ही होगा ना। आप कहेंगे भाई ये बड़ा नहीं हो सकता, है तो पूरा घर टूट जाएगा। वाई? बिकॉज द आर्किटेक्ट, इसका मतलब आर्किटेक्ट अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब है किसी को पता होना चाहिए कि ये कमरा इतना ही बड़ा रहेगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आर्किटेक्ट अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट टीम सेम होनी चाहिए, फिर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिसको देख के आप बता सकेंगे जी मेंटेन हो सकता है, नहीं हो सकता। थॉरो टेस्टिंग, फिर आपको मालूम होना चाहिए मॉड्यूल वाइज या यूनिट टेस्टिंग कैसे होगी, फिर मॉड्यूल की टेस्टिंग कैसे होगी, फिर पूरे सिस्टम की इंटीग्रेशन कैसे होगी, और फिर हम कब कह सकते हैं कि ये कस्टमर को दे दो। तो बनाने वाले लोग अलग होते हैं, देने वाले लोग अलग होते हैं। ठीक है ना, ये एसक्यूए जब तक सिग्नेचर नहीं करेगी, जब तक रिलीज नहीं करेगी, सॉफ्टवेयर बाहर नहीं जा सकता। ये ऐसे ही जैसे एक फैक्ट्री गाड़ी बनाती है, तो गाड़ी क्यूए बगैर नहीं जा सकती। इसका इंजन चला के देखो, इसके टायर चला के देख लो, लगा तो दिए, बन तो गई है गाड़ी, लेकिन चला के देख लो कि ये इस काबिल भी है कि आगे जा सकती है, तो उसको कहते हैं इजाजत देना कि जी रिलीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो टेस्ट इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड, टेस्टिंग का प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सेपरेट टीम एंड प्रोसेस बिल्ट रिलीज, ये अलग टीम होती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये डेफिनेशन है आई ट्रिपल ई की। अभी डेफिनेशन भी याद करनी है, पहले इसको पढ़ लीजिए फिर मैं इसको समझाता हूँ। लेकिन सर को याद नहीं रखनी होगी, लेकिन आपको याद रखनी होगी, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए इस तरह की डेफिनेशन तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या डेफिनेशन थी। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग समझाता हूँ, पहले पढ़ लीजिए।
गिव मी 5 मिनट्स, मैं जरा पानी मंगा लूं किसी से, पानी पी के फिर मैं आपको दोबारा से शुरू कर दूं। गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं किसी को बाहर अगर कोई है तो मैं कह देता हूँ। जनाब, चलिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है जनाब? सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन एंड क्वांटिफाइबल। तो नीचे वाली चीज हम बाद में पढ़ेंगे, जरा ऊपर वाली चीज पढ़ते हैं। व्हाट इज सिस्टमैटिक, व्हाट इज डिसिप्लिन, व्हाट इज क्वांटिफाइबल। सिस्टमैटिक का मतलब है कोई सिस्टम होगा, पहला स्टेप ये वाला है, दूसरा स्टेप ये वाला है, तीसरा स्टेप ये वाला है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला स्टेप पहले हो जाए, ये वाला सिस्टम स्टेप बाद में हो जाए। तो देयर हैज टू बी अ सिस्टम, देयर हैज टू बी सिस्टमैटिक वे। मसलन रिक्वायरमेंट से पहले कोडिंग नहीं हो सकती है, कोडिंग से पहले टेस्टिंग नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई मसला क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसका मतलब है रिक्वायरमेंट लेना जरूरी है, इसका मतलब है इसके डिजाइन जरूरी है, इसका मतलब है। तो देयर हैज टू बी अ मेथोडोलॉजी, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, कोडिंग एंड टेस्टिंग, ये तरीकाकार है सिस्टम। और इसमें कौन सी टेम्पलेट यूज होगी, रिक्वायरमेंट कैसे ली जाएगी, उसकी मॉडलिंग कैसे होगी, डीएफडी बनेगी या यूज केस बनेगा, ये सारी चीजें इसमें डिफाइन है। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब ये है, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको मालूम है कि रेड लाइट है तो मुझे नहीं जाना है। रेड लाइट पे क्यों नहीं जाना है? वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे ही है। अगर सॉफ्टवेयर में कस्टमर के अप्रूवल के बगैर कोडिंग शुरू कर दी तो देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि दोबारा से काम करना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तरीकाकार ये कि जब तक उससे वेरीफाई ना करा लो, जब तक उससे साइन ऑफ ना ले लो, आगे नहीं बढ़ो। दिस इज अ मेथोडोलॉजी, दिस इज अ डिसिप्लिन। अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देयर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपको दोबारा से वो काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें एक्सीडेंट ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो 4 दिन लोगों की मेहनत, एक हफ्ते की, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 डेज, तो 20 दिन की मेहनत जाया जाएगी। तो ऐसे नहीं जाया जाती। तो देर आर कंट्रोल्स, देर आर डिसिप्लिन। ये आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये आपने ऐसे क्यों नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट ऐसे क्यों नहीं बनाया। तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय एसक्यूए टीम या प्रोसेस टीम, इसको SEPG कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सॉरी 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 सॉरी, क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ SEPG सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो हम ये टर्मिनोलॉजी आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। व्हाट इज क्वांटिफाइबल? क्वांटिटी होता है ना, 1 2 3 4 क्वांटिटी। तो व्हाट इज क्वांटिफाइबल? मैं कहूँ सॉफ्टवेयर आधा हो गया है, तो कैसे पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर 50% हो भी गया है कि नहीं हो गया? तो इसकी कोई मेजरमेंट होनी चाहिए। थैंक यू। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं पानी पी लूं, फिर मैं आपको शुरू करता हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूं और बिल्डिंग बना रहा हूं, तो कोई मुझसे बोले आधा प्रोजेक्ट हो गया है, जो 50% बिल्डिंग हम बना रहे हैं उसका आधा हो गया, तो मैं जाके देख लूंगा। तो वो क्वांटिफाइबल है, मेजरेबल है। ठीक है, 25-26 मंजिला बन गया होगा तो मैं कहूंगा हाँ जी वाकई में आधा हो गया काम। लेकिन सॉफ्टवेयर में मैं कहूंगा 50% हो गया, तो कैसे देखेंगे, कैसे क्वांटिफाई करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? तो इसका मतलब है कोई तरीकाकार होना चाहिए जिससे मेजर हो, वरना तो सॉफ्टवेयर तो इनटेंजिबल है ना, उसको तोल थोड़ी सकते हैं। कि आपने 6 किलो बनाना था 3 किलो हो गया है, तो यू कांट मेजर, यू कांट क्वांटिफाई। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है, सिस्टमेटिक तरीका है जिसमें आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट
50% हो गया, प्रोजेक्ट 30% हो गया, प्रोजेक्ट 90% हो गया, तो इसका मतलब है कोई मेजर विजिबिलिटी होती होगी। वो विजिबिलिटी कैसे होती होगी? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन, क्वांटिफाइबल, ये वर्ड समझ में आ गए? भाई आ गए तो बता दीजिए, नहीं आए यस तो सर। फिर यस। हाँ ठीक ठीक है। चलिए अब आते हैं नीचे कि ये वो अप्रोच है जिससे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करते हैं? जो आपने पढ़ा हुआ है, लैंग्वेज पढ़ी हुई है, कोडिंग करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो खाली डेवलप नहीं करना होता, उसको टेस्ट करके कस्टमर को देना होता है, और उसको ऑपरेट करते हैं। कस्टमर चलाता है ना, तो उसको ऑपरेशन भी करना होता है, ऑपरेट करना। फिर खाली ऑपरेट नहीं करना है, जब इतने करोड़ों रुपयों का सॉफ्टवेयर वो लेता है बैंक या कोई फार्मास्यूटिकल, तो 1 साल 2 साल थोड़ी चलाता है, वो 8 साल 10 साल चलाता है, जब तक वो रिटायर करके दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं ले लेता। तो उसको मेंटेन भी करना है। तो इंजीनियरिंग अप्रोच में क्या करेगा? पहले सॉफ्टवेयर बनाएगा, फिर कस्टमर को देगा, डिप्लॉय करेगा, टेस्टिंग करेगा, यूएटी करेगा, और उसको गो लाइव करेगा, ऑपरेशन करेगा। फिर जब वो चलाएगा तो कस्टमर कहेगा ये वाली रिपोर्ट भी चाहिए, इसको ऐसे नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस या इन्हांसमेंट। तो ये सारे काम करने को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी है IEEE ने। अब पढ़ लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, क्वांटिफाइबल, किसके लिए? फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब अगर हम ये ना करें तो क्या होगा? तो हम जरा देखते हैं कि हमने ये नहीं किया था तो सॉफ्टवेयर में क्राइसिस कैसे आया था। ये जो आप सॉफ्टवेयर क्राइसिस पढ़ेंगे ना, मैं बहुत लिमिटेड सा पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन जब आप आगे जाएंगे नेट पे सर्च कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हुआ क्या था। ठीक है ना, तो हम क्यों पढ़ेंगे। इट इज ऑफन केस द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर फेल टू मीट यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर कहता है भाई ये थोड़ी कहा था, आपको समझ में ही नहीं आया, इसको दोबारा से समझिए, इसको दोबारा से बनाइए। ठीक है, तो आप दोबारा से बनाते हैं, आपको समझ में नहीं आया, तो टाइम तो दोबारा से लगेगा, एफर्ट तो दोबारा से लगेगी। ये ऐसी है जैसे आपने एक घर बनाया है और एग्रीमेंट जो था उस पर नहीं बनाया, तो मालिक मकान के कहा भाई ये कमरा छोटा है, इसको तोड़ के दोबारा बनाओ, तो तोड़ के दोबारा तो बन जाएगा, मगर उसमें कॉस्ट और टाइम लगेगा, वो कौन उठाएगा? वो आप उठाएंगे या कस्टमर उठाएगा? तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसी है, एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि वो टूटता नहीं है, तोड़ते नहीं है, तो इसलिए नजर नहीं आता, लेकिन बहरहाल एफर्ट तो लग रही होती है। तो डू इट अगेन। डू इट अगेन का मतलब है दोबारा से 3 महीने लगाओ, दोबारा से 1 महीना लगाओ। तो भाई रिक्वायरमेंट समझी क्यों नहीं थी? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्यों नहीं की थी? रिक्वायरमेंट लॉग क्यों नहीं की थी? नहीं तो दोबारा से करो। ठीक है। एक्सपेंसेस, इट इज नॉट कंप्लीटेड एंड एस्टिमेटेड टाइम। आपने सोचा था बना देंगे 3 महीने में, या तो बन ही नहीं रहा है, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तनख्वाह भी नहीं मिल रही। क्यों? आपने तो 3 महीने का कहा था, सॉफ्टवेयर तो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब आपकी एस्टिमेशन सही नहीं है। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर कितने दिन में बनता है, तो बनाने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए कितने दिन लगेंगे। कोई FIP थोड़ी है कि 1 साल में करके देना है। तो यहाँ तो बैंक है या फार्मास्यूटिकल है जो पूछ रही है कितने का बनाएगा, आप कितने महीनों में देंगे, और एस्टिमेशन चाहिए ना उसके लिए। तो आप देखेंगे काम कितना है, कौन कौन लोग लगेंगे, उसकी एस्टिमेशन होगी, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। ठीक है, अगर ये नहीं तो फिर आप कॉस्ट उठाएंगे। ये ऐसी है जैसे आपने कहा कि मैं टेबल बना के दे दूंगा आपको 5,000 रुपये में, अब वो 5,000 से ज्यादा लगे तो अब आपको नुकसान है। आपने क्योंकि कह दिया है मैं 5,000 में दूंगा, वो बनी 7,000 में रह गई, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने कह दिया उसको, थोड़ी पैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में तो आपको ये उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू डू गुड एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, टाइम की, इसकी। सॉफ्टवेयर आर डिफिकल्ट टू अल्टर, डीबग एंड एनहांस। अगर आपने ऐसा कोड लिखा है जिसमें चेंज नहीं हो सकती, आपने घर ऐसा बनाया है जो दीवारों पे बना है, तो फिर उसमें चेंज नहीं हो सकती ना। आप अगर जरा सी चेंज करेंगे तो घर गिर पड़ेगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है
और दीवारें खींच दी तो एक दीवार तोड़ सकते हैं आप, क्योंकि वो घर तो दीवारों पे नहीं रुका हुआ, घर तो पिलर पे रुका हुआ है या जो भी बिल्डिंग है। इसका मतलब है आपको सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर चेंज होगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी हो, इसकी मेंटेनेंस अच्छी हो। इसको कहते हैं मेंटेनेबल, टेस्टेबल, वेरीफाइबल सॉफ्टवेयर। मेंटेनेबल बना ऐसा हो कि इसमें चेंज करना आसान हो जाए। अब ये बना तो अभी है ही नहीं, तो हमने कैसे पहले से बनाएंगे कि सॉफ्टवेयर इज मेंटेनेबल। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज ऑफन डिलीवर लेट। क्यों? इसलिए कि हमें पता नहीं था, हम समझे 6 महीने में बन जाएगा, तो सर यहाँ 8 महीने हो गए, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। तो हमारी एस्टिमेशन गलत थी। ये एस्टिमेशन गलत क्यों होती है आपके ख्याल में? किसी को मालूम है कि सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन अक्सर गलत होती है? तो कोई वजह होगी ना, क्यों होती है गलत आपके ख्याल में? कोई गैस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? सर डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं की थी। हाँ, ये असल वजह डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। असल वजह ये है कि जो फिजिकल एस्टिमेशन है ना, फिजिकल एस्टिमेशन, ये सड़क कितने दिन में बनेगी, ये जो फिजिकल काम है ना, दीवार कितने दिन में बनेगी, जो आप बॉडी से करते हैं, इसको एस्टिमेट करना आसान होता है। लेकिन 2 बच्चे या 3 बच्चे जो डीएचएस उफा से पढ़े हुए हैं और एक ही क्लास से पढ़े हुए हैं और जीपीए भी सेम है, लेकिन तीनों की मेंटल कैपेबिलिटी अलग अलग होगी। तो मेंटल कैपेबिलिटी को नापना या एस्टिमेट करना हमेशा मुश्किल होगा। बात समझ में आ रही है? पता नहीं ये कर लेगा नहीं कर लेगा, ये प्रोग्रामिंग कर, क्योंकि वो तो फिजिकली तो सब एक जैसे लग रहे हैं ना, सबकी जीपीए भी सेम है। लेकिन एक बच्चा तेज है जो प्रोग्रामिंग सही कर लेता है, एक बच्चा वीक है, उससे प्रोग्रामिंग होती ही नहीं है। तो मेंटल एस्टिमेशन हमेशा मुश्किल होती है और गलती का चांस होता है। गलती कब नहीं होगी? जब उस टीम के साथ आप 6 महीने से काम कर रहे होंगे और आपको पता है इसकी कैपेबिलिटी क्या है और ये कैसे काम कर लेगा। तो एस्टिमेशन हमेशा उन लोगों के साथ करें जो आपके साथ 6 महीने, 8 महीने, साल भर से, या पुराने लोग हैं जिनको आप जानते हैं, जिनकी मेंटल कैपेबिलिटी आप जानते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बीए है मेरे पास जो रिक्वायरमेंट ले लेता है, लेकिन मैंने अभी एक नया बीए हायर किया है और मैंने एवरेज एस्टिमेशन लगा दिया है। मुझे 1 महीने बाद पता चला इसको तो बैंकिंग आती नहीं है, तो वो तो काम 3 महीने में नहीं खत्म होगा। तो क्यों मुझसे गलती हुई? क्योंकि मुझे उसकी कैपेबिलिटी का नहीं पता था। देखने में तो वही है और पढ़ के भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आया है और उसके पास सर्टिफिकेशन भी है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी वीक है। ये बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? यस सर, आ गई। क्या समझ में आई? मेंटल कैपेबिलिटी को मेजर करना आसान नहीं है क्योंकि वो नजर नहीं आती है आंखों से। ठीक है, फिजिकल में मैं कह सकता हूं कि एक एवरेज मजदूर इतना काम करता है, ये कमजोर मजदूर है, ये ताकतवर मजदूर है, नजर आ रहा है ना, ये ज्यादा काम कर लेगा ऑन एवरेज, तुम्हें एक दिन में ये काम कर लेना है। लेकिन 2 बच्चे जो फिजिकली एक जैसे हैं, उनकी दिमाग की कैपेबिलिटी को मेजर करना आसान नहीं है क्योंकि वो नजर नहीं आती है, इनटेंजिबल है, इसमें गलती के इम्कान है। बात समझ में आ रही है? यस सर, अंडरस्टूड। अब इन सारी चीजों को हमने लेके चलना है। इनटेंजिबल है, मेंटल कैपेबिलिटी है, गलती नहीं होनी है। तो हमारी इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है सिविल इंजीनियरिंग से एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो एक दिन में 10 गाड़ियां बनाते हैं, ये प्रोसेस है, हर चीज सामने है ना, तो कोई मेंटल काम तो करना नहीं है, बैठ के इंजन तो डिजाइन करना नहीं है। फिर नॉर्मली एक आदमी जो है वो एक दिन में एक रिपोर्ट बना देता है, आज 3 दिन हो गए उससे रिपोर्ट ही नहीं बन रही। भाई क्या हो गया तुमको? सर अम्मी की तबीयत खराब है, या सर बेटी की तबीयत खराब है, या तो बस दिमाग वहीं लगा हुआ है, काम ही नहीं हो रहा सा। नॉर्मली ही इज ए वेरी गुड परफॉर्मर, बट 3 दिन से काम ही नहीं हो रहा है, परेशानी लगी हुई है उसको। अब ये क्या है? कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उसका दिमाग उसके साथ नहीं है और काम की परफॉर्मेंस खराब है। एक आदमी का दिमाग कहीं भी हो लेकिन हाथ पांव तो चल रहे हैं ना, बनाता जाएगा, काम करता जाएगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझना, पढ़ना और उसमें एस्टिमेट करना, इसलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? थ्योरी तो नहीं लग रही है? आगे चलते हैं, चलिए।
ठीक है, द मोर कॉम्प्लेक्स इज सॉफ्टवेयर इट इज हार्डर टू चेंज। ठीक है, इफ यू चेंज द सॉफ्टवेयर ग्रेटर इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। अब ये एक चीज है कि जब आप बहुत सारी चेंजेस कर देते हैं तो वो खराब हो जाता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपने बहुत सारी जगहों पर चेंज किया जाता है। तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल होना चाहिए। सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल बनाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल कैसे होता है, उसमें कमेंट्स क्यों डालने चाहिए, उसकी इंडेंटेशन क्या है। जैसे सॉफ्टवेयर लिखते हैं ना, कंपाइलर कहता है डिफरेंट कलर बना देता है, इसलिए डिफरेंट कलर बनाता है कि रीड करना आसान हो गया। पहले हमारे जमाने में कलर नहीं होता था, इंडेंटेशन नहीं होती थी, मतलब खुद ही देनी पड़ती थी ना। अब यहाँ तो सॉफ्टवेयर खुद ही इंडेंट कर देता है, आगे कर देता है, पीछे कर देता है, जो आपका ब्रैकेट है। रीड करना आसान हो गया है, कलर दिखा देता है, ठीक है ना। जो ब्रैकेट है वो डिफरेंट कलर का होता है। अब ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस, टू चेंज एनी सॉफ्टवेयर यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। अब मैंने या 10 लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है और उसमें एक रिपोर्ट लिखनी है, चेंज करनी है, और आपको दे दिया कि भाई वो सॉफ्टवेयर में चेंज करनी है। तो आप कैसे चेंज करेंगे जब तक आप सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। उसके बाद ही आप कहेंगे अच्छा इसमें ये करना है। बगैर समझे तो वो सॉफ्टवेयर चेंज नहीं हो सकता ना। लेकिन जिन्होंने सॉफ्टवेयर लिखा था वो किसी और प्रोजेक्ट पे चले गए, या किसी और कंट्री में चले गए, या किसी और कंपनी में चले गए। तो मेंटेन कैसे होगा? इसका मतलब है सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के लिए ऐसा लिखा जाए जिसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, अब एक 50,000 लाइनों का कोड है और उसमें मैं कह रहा हूं ये स्क्रीन में चेंज कर दो, कैसे पता चलेगा कि कहां जाके क्या चेंज करना है? इसका मतलब है, इसका मतलब है जैसे ना एक किताब है, मैं इसमें कह रहा हूं वर्ड ढूंढो। अब आप ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट टॉपिक ढूंढो, इसमें आप ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं। बेहतर नहीं था कि मैं उस किताब की इंडेक्स लिख देता, टेबल ऑफ कंटेंट लिख देता? टेबल ऑफ कंटेंट जब लिखा तो आपने कहा कि सर ये वाला टॉपिक तो चैप्टर 3 में है, तो आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं आई, चैप्टर 3 में गए, पेज नंबर पे गए और मिल जाएगा। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर कोड को भी इसी तरह से लिखना चाहिए कि मुझे मालूम है ये स्क्रीन कहाँ मिलेंगे और ये रिपोर्ट्स कहाँ मिलेंगी और ये कौन सा मॉड्यूल है। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर को अलग अलग करके लिखना, उसको रीडेबल होना, उसको मेंटेनेबल होना जरूरी है। यस और नो? ठीक है ना भाई? कुछ भी नहीं आई ये वाली बात। ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा चलिए फिर से सुनिए। चलिए देखिए, हमने 3 दोस्तों ने एक सॉफ्टवेयर लिखा है जो कि 100-200 लाइनों का है या 500 लाइनों का है। इसमें कोई चेंज करना है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर है जो 30 लोगों ने बनाया था और उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड है। अब जो हमने सॉफ्टवेयर दिया था बैंक में, उसमें स्क्रीन भी है, रिपोर्ट्स भी हैं, इंटीग्रेशन भी है। अब मैं कह रहा हूँ इसी स्क्रीन पे फलानी चीज ऐड कर दो। अब वो स्क्रीन पे तो नजर आ रही है लेकिन कोड में तो 50,000 लाइन है, मैं कैसे जाके चेंज करूंगा? ये है सवाल, कैसे करूंगा भाई? इफ सॉफ्टवेयर इज नॉट मेंटेनेबल, सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बनाया जिसमें आप आसानी से चेंज कर सकें, तो कैसे करेंगे? ढूंढेंगे उसको, क्या करेंगे? कैसे ढूंढेंगे स्क्रीन कहाँ है, कोड में कहाँ लिखा हुआ है? मुश्किल होगा या नहीं होगा समझना, ढूंढना? मुश्किल होगा ना? यस सर, बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। अब मैं सॉफ्टवेयर ऐसे बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं हॉस्पिटल का बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं इन पेशेंट अलग करो, आउट पेशेंट का मॉड्यूल अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग अलग कोड लिखो, और फिर इसको जोड़ेंगे और फिर इसमें कमेंट्स डालो। क्या कैलकुलेट कर रहे हो उसको लिखो, कमेंट डाल सकते हैं ना, कमेंट डालो, इंडेंट करो, ताकि रीड करना उस मॉड्यूल को आसान हो जाए। और फिर जब तुम स्क्रीन बना रहे हो ना, तो स्क्रीन में लिखो 1 2 3 4 5 6। तो आपके स्क्रीन पे तो नजर नहीं आ रहा है वो कोड, क्योंकि वो व्हाइट कलर में है या जो कलर का बैकग्राउंड है उसमें है। लेकिन मेरे कोड में ना वो आई कैन चेंज द कलर, तो मुझे मालूम हो गया ये स्क्रीन है कौन सी, पता चला ये स्क्रीन R5 है। तो R5 का कोड कहां से कहां तक है, तो ढूंढना आसान हो जाएगा। अब ये सॉफ्टवेयर जो है ना मॉडिफाइबल है, मेंटेनेबल है। हजारों लाइनें नहीं पढ़नी,
मैंने थोड़ा सा चेंज किया और मुझे मालूम हो गया कि ये रिपोर्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। अब सॉफ्टवेयर चेंज करना आसान है, 50,000 लाइनें नहीं पढ़नी, सिर्फ 50 लाइनें पढ़नी है। अब आसान है कि नहीं है? ये कैसे होगा? ये पहले दिन से ख्याल रखना है आपने कि कोड लिखना है, ये सारी चीजें करनी है जिससे सॉफ्टवेयर रीडेबल हो। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिए जो आप रोजाना देखते हैं। किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, और अगर वो स्ट्रक्चर्ड ना हो, वो चैप्टर वाइज डिवाइड ना हो, और उसका टेबल ऑफ इंडेक्स ना हो, तो चीज ढूंढना अजाब हो जाएगी किताब में। यस और नो? यस सर, बहुत मुश्किल होगा। किताब किसी वजह से स्ट्रक्चर्ड होती है, चैप्टर्स में डिवाइड होती है, उसका टेबल ऑफ कंटेंट होता है, तो किताब को रीड करना आसान है, रीडेबल है, बनाई ऐसी गई है कि रीडेबल है। इसका मतलब है कि अगर सॉफ्टवेयर को स्ट्रक्चर किया जाए, सॉफ्टवेयर को अलग अलग कर दिया जाए, और उसका भी कोई तरीका कार हो, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट हो, ये चीज कहाँ मिलेगी, ये चीज कहाँ मिलेगी, तो उसको भी रीड करना आसान हो जाएगा, उसको समझना आसान हो जाएगा। तो अब ये सीखना है कि सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जाए जो रीडेबल हो। बनाने से पहले ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। आई समझ? यस सर। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल से समझिए। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें डेट के वेरिएबल को मैं कैसे लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं DATE, और किसी और ने लिखा हुआ है DTE, और किसी ने लिखा हुआ है DT। ये बहुत सारे 4-5 किस्म के नाम है, जो है तो डेट, लेकिन सबने अपने अपने तरीके से लिखा है। सबने अगर अपने अपने तरीके से लिखा है तो इसका मतलब है नॉन स्टैंडर्डाइजेशन है। जब मैं भी ढूंढूंगा तो मुझे मुश्किल हो जाएगी उसको ढूंढना कि डेट कहाँ कहाँ लिखी हुई है। होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैं सॉफ्टवेयर बनाने से पहले कहता हूं कि भाई डेट को इस तरह से लिखेंगे, DATE। कोई छोटा नहीं लिखेगा, कोई बड़ा नहीं लिखेगा, बस डेट का वेरिएबल ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अब मैं डेट कहीं भी ढूंढनी है, उसको ढूंढना आसान हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नेमिंग कन्वेंशन। 200 वेरिएबल, 300 वेरिएबल ऐसे लिखे जाएंगे तो रीडेबल हो जाता है। और अगर डेटाबेस में फॉरेन की है, प्राइमरी की है, तो -F लिखा हुआ है तो फॉरेन की है, -P लिखा हुआ है तो प्राइमरी की है। अब ये कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन। तो इसका मतलब है नेमिंग कन्वेंशन से सॉफ्टवेयर को पढ़ना आसान हो जाएगा। तब ये इसका मतलब है सॉफ्टवेयर में कोडिंग करने से पहले नेमिंग कन्वेंशन, इंडेंटेशन, और ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी तो सॉफ्टवेयर को समझना आसान हो जाएगा, चेंज करना आसान हो जाएगा। बाद में नहीं सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। यस मुझे सर। लगता है लोगों को नींद आ रही है, तो मैं अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद में इसको बंद करके कुछ और चीजें पूछता हूँ, ताकि आपको, मुझे लगता है कि अभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है हमारे बच्चों का। तो जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको